बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ आइसोमरिज़म। और उस हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ जियोमेट्रिक आइसोमरिज़म। माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल, एज़ यू ऑल नो। सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ आइसोमर्स। हम पहले डिस्कस करेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है जो आपका रिफ़्रेश किया जाएगा। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आइसोमर्स जो मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, और फिर हम अपना जो टॉपिक है दैट इज़ जियोमेट्रिक आइसोमरिज़म उसके ऊपर आ जाएंगे। और फाइनली हम सिस ट्रांस आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे और उनके फ़ीचर्स के हवाले से भी बात करेंगे। सो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसके अंदर आपको बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। अब अगर आप ये दो कंपाउंड देखें, फॉर एग्जांपल एथानॉल है CH3CH2OH एंड डाइमिथाइल ईथर है CH3OCH3। अब इन दोनों के अंदर एक जो कॉमन चीज़ है, अपेरेंटली तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। एथानॉल अल्कोहल्स को बिलोंग करती है एंड सिमिलरली डाइमिथाइल ईथर नाम से ही ज़ाहिर है कि वो ईथर के साथ लिंक्ड हैं या ईथर की क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बेसिकली दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, लेकिन जो इनके अंदर कॉमन चीज़ है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी C2H6O, बिकॉज बोथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल हैज़ 2 कार्बन एटम एंड एज अ होल 6 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिकली दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड। सो यहाँ पे हमारे पास आइसोमरिज्म या आइसोमर्स की डेफिनेशन आती है, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आर नॉट आइडेंटिकल आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों कंपाउंड्स का सेम है, लेकिन ये एक जैसे आइडेंटिकल नहीं है, एग्जैक्टली एक तरह के नहीं हैं, बल्कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनको हम आइसोमर्स कहेंगे और जो फिनोमेना है उसको हम नाम देंगे आइसोमरिज्म का। ये बातें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखी होंगी। सो आइसोमर्स की बहुत सारी टाइप्स आपने वहाँ देखी होंगी। तो यहाँ पे कुछ मेजर कैटेगरीज़ है वो हम आपको बताएंगे और फिर जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आपको लेके चलेंगे। सो आइसोमर्स को दो मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट क्लास इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड द सेकंड मेजर क्लास इज़ स्टीरियो आइसोमर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो आइसोमर्स हैं जो कि डिफ़र करते हैं इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड। इसकी एग्जांपल अभी हम देख के आए हैं मेथनॉल और एथानॉल और डाइमिथाइल ईथर की। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दो कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं और टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस केस में अगर हम देखें दोनों कार्बन जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ऑक्सीजन को अगर हम फोकस करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ कनेक्टेड है और हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ से कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन, जो भी आप हाइड्रोजन लेंगे वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस एग्जाम्पल के अंदर जो एक हाइड्रोजन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आपस में डिफ़र करते हैं इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो डाइमिथाइल ईथर और एथानॉल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की एग्जाम्पल है। जब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो स्टीरियो बेसिकली स्पेस के साथ या अरेंजमेंट इन स्पेस के साथ लिंक करता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है आइसोमर्स के अंदर, उनके अंदर कनेक्टिविटी सेम होती है, लेकिन दे डिफ़र इन द वे देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन स्पेस। यानी कि स्पेस के अंदर उनकी जो ओरिएंटेशन है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन है या उनकी जो अरेंजमेंट है, उसके लिहाज से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ़र करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। तो स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हम नाम देते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, जिनको जनरली हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। सिमिलरली जो दूसरी क्लास है वो ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं
जिनके अंदर कायरलिटी सेंटर होता है। कायरलिटी सेंटर का मतलब हैंडेडनेस की प्रॉपर्टी है। ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर ये हमारा सोल टॉपिक रहेगा आगे डिस्कशन के अंदर। तो आज के टॉपिक में चूँकि हमारा फोकस सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के ऊपर है, तो लिहाजा हम उसी को लेके आगे चलेंगे। सो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये है कि ऐसी रोटेशन जो कि फ्री ना हो, मतलब विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। अगर आप अक्रॉस आ डबल बॉन्ड एक चीज़ को अगर आप रोटेट करना चाहें तो विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी आप नहीं कर सकते। इसको कहते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। आगे जाके मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओवरऑल जो आपने कॉन्सेप्ट रखना है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं विच आर रिजल्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन विच इज़ काज्ड आइदर बाय अ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड की वजह से भी वो रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, और बाय साइक्लिक सिस्टम। तो साइक्लिक सिस्टम में भी अगर दो ग्रुप्स हैं तो उनको अगर आपने रोटेट करना हो, चूँकि जो जिस एटम के साथ वो अटैच होंगे वो अगर साइकिल का पार्ट है तो एटलीस्ट वो दो एटम्स के साथ और अटैच्ड हैं, तो उनमें से एक बॉन्ड को कम से कम ब्रेक होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रोटेट अलॉन्ग दी बॉन्ड एक्सिस। तो इस वजह से वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, चाहे डबल बॉन्ड आ जाए या फिर साइक्लिक सिस्टम आ जाए। सो साइक्लिक सिस्टम या डबल बॉन्ड ये रिस्ट्रिक्शन कार्स करते हैं टुवर्ड्स द रोटेशन, और उस रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो अरेंजमेंट इन स्पेस है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। सो रिज़ल्ट क्या निकलता है, जियोमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं। सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर्स की टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ़ होंगे। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन स्टडी की होगी। सो सिस आइसोमर्स ऐसे होते हैं जनरली जिनमें जो सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं या सेम एटम है वो सेम साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑन दी सेम साइड होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस आइसोमर, और अगर हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे होंगे तो उनको हम क्या नाम दे देंगे, ट्रांस आइसोमर्स का। ये आगे एग्जांपल्स के साथ आपको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड हो वो बनता है हेड ऑन ओवरलैप से, यानी कि दो ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और उसके नतीजे के ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिकल आप कह लें, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियर के इन बिटवीन लाई करती है। जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड उन दो एटम्स के दरमियान बनता है जो कि ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना चुके होते हैं, और फिर उन सिग्मा बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व जो दो एटम्स हैं उनके जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो रोटेशन अक्रॉस अ डबल बॉन्ड डज नॉट अकर फ्रीली। ये ऐसे ही है, अगर आप देखें कि सिंगल बॉन्ड है तो आप इसको जैसे मर्ज़ी आप रोटेट कर लें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एटम्स के दरमियान ही रहेगी। लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड हो तो इसको रोटेट करने के लिए ये अब यहाँ पे अगर आपने इस हाथ को रोटेट करना है या इस हाथ को रोटेट करना है तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये आसानी से रोटेट नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं एक बॉन्ड को क्या कर दूँ, ब्रेक ना कर दूँ। अब जो ब्रेक होने वाला बॉन्ड है दैट इज़ अ पाई बॉन्ड, क्योंकि अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ग्रुप आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। सो रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड जो है वो डज़ नॉट अकर फ्रीली, यानी कि इसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। रीज़न उसकी क्या है कि जो दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, उनको हमेशा क्या होना पड़ता है, पैरेलल होना पड़ता है। अब जब भी आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप एक एटम को पकड़ के रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत में ये आपस में पैरेलल नहीं रहेंगे। जब पैरेलल नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड उसी वक्त बनता है जब दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल हों और पैरेलल टू ईच अदर हों। So, if rotation were to occur, the two p orbital would no longer overlap and the bond would break. ये हम डायग्राम से आपको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने जो 2 ब्यूटीन है उसकी एग्ज़ाम्पल ली है, तो यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। अब सिस 2 ब्यूटीन हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इसी ओरिएंटेशन के अंदर लिखें तो हाइड्रोजन जो हैं वो सॉलिड वेज के ऊपर हैं। ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है इसको हम सॉलिड वेज का नाम देते हैं, और ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रहा है ये हैच्ड वेज कहलाता है। सॉलिड वेज का मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन
ऑफ द पेपर है और हैच्ड वेज का मतलब अवे फ्रॉम व्यूअर या इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। अब दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो सॉलिड वेज के ऊपर होने का मतलब है कि ये एक साइड के ऊपर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमने पहले बता दिया कि अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होंगे तो आइसोमर क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर कहलाएगा। अब यहाँ पे ये जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो कि हमने पर्पल कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो ये इस कार्बन के ऊपर एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस कार्बन के ऊपर पी एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि पैरेलली ओवरलैप कर रहा है और उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने इस सिस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर्स के अंदर लेके जाना हो तो अल्टीमेटली हमें एक एटम को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने मिथाइल को ये जो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसको अगर हमने आउटसाइड लेके आना हो, ये ऐसे अगर आप समझ लें कि ये अगर ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये आप अगर देखेंगे सामने से तो आपके पास ये इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। अगर हम इनको रोटेट करके मैंने ये जो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये जो वाइट बॉल पेन है जो कि यहाँ पे अगर आप देखें मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर इसको रोटेट करना है, इस तरह लेके आना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो इसके साथ लगा जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो दूसरे वाले पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ये पैरेलल नहीं रहेगा। तो ये पिक्चर शो कर रही है इसी चीज़ को कि यहाँ पे ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहा, जबकि जब हमने इस मिथाइल को, ये जो मिथाइल है, इसको जब हमने इस तरफ लेके आने के लिए इसको रोटेट किया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पैरेलल नहीं रहेगा। उस इंस्टेंट पे जो पाई बॉन्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर जब ये दोबारा आप इसको मुकम्मल रोटेट करके अब ये प्लेन के अंदर हम ले गए हैं इसको ना, इस डायग्राम के अंदर। अब यहाँ पे जब हम इसको मिथाइल को आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर लेके आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, तो दोबारा बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हमने सिस से ट्रांस में जाना हो या ट्रांस से सिस में आना हो, दोनों सूरतों में जब हम रोटेशन करेंगे तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में दोनों सूरतों में हमें पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप पढ़ चुके हैं कि जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है यू नीड टू सप्लाई द एनर्जी। सो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 63 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब मिनिमम, अब ये एनर्जी मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर वेरी कर सकती है, तो ये एनर्जी जो है तकरीबन इसके अराउंड एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करेंगे, फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा फिर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर्स के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, इसकी वजह से जो सिस आइसोमर है वो एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है और इसी तरह जो ट्रांस आइसोमर है वो भी एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है। दूसरे लफ्ज़ों में जो आपके पास 2-ब्यूटीन है वो दो डिस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, एक सिस 2-ब्यूटीन है और एक ट्रांस 2-ब्यूटीन है। सो द आइसोमर विद हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसको हम सिस आइसोमर का नाम देते हैं। सिमिलरली द आइसोमर्स विद हाइड्रोजन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इनको हम ट्रांस आइसोमर्स का नाम देते हैं। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो एग्जांपल्स देख लें, यहाँ पे सिस 2-पेंटीन की एग्जांपल है। अब दोनों हाइड्रोजन चूँकि सेम साइड पे हैं इसलिए हम इनको सिस का नाम देंगे। सिमिलरली यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं तो इसको क्या हम नाम देंगे, ट्रांस 2-पेंटीन का नाम देंगे। अब ये साइक्लिक की एग्जांपल है, साइक्लिक कंपाउंड की। ये बेसिकली 1-ब्रोमो-3-क्लोरो साइक्लोब्यूटेन है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो हैं वो सेम साइड पे भी हो सकते हैं और अपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं। अगर ये सेम साइड पे होंगे तो हम इनको सिस का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करना है, चूँकि जो बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको रोटेट करना है तो ये एक बॉन्ड और ये दो बॉन्ड, यानी कि ये साइकिल के अंदर दो और एटम्स के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर हमने इसको रोटेट करना है तो एटलीस्ट 1 बॉन्ड शुड बी ब्रोकन। तो एक सिग्मा बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो फिर ये आसानी से क्या कर सकेगा, रोटेट कर सकेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे भी एनर्जी बैरियर होगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर आप एक साइक्लिक फॉर्म को दूसरी साइक्लिक फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, लेके जाएं। इस वजह से ये जो साइक्लो 1-ब्रोमो-3-क्लोरो साइक्लोब्यूटेन है, ये भी 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी। एक को हम सिस का नाम देंगे और दूसरे को ट्रांस का नाम देंगे, और ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं बाय सप्लाइंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एक और साइक्लिक एग्जांपल है, 1,4-डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन है।
जब हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं तो ये सिस है, जब अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस है। तो इन एग्जांपल से आपको उम्मीद है कि सिस ट्रांस आइसोमर्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। कुछ फीचर्स इनके देख लेते हैं। ये बात जहन में रहे कि सिस ट्रांस आइसोमर्स होने के लिए अल्कीन की जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसको 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच होना ज़रूरी है। अगर वो 2 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच नहीं है तो वहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं। अब बेसिकली तो सिस ट्रांस आइसोमर क्रॉस अ डबल बॉन्ड हम बात कर रहे हैं, तो क्रॉस अ डबल बॉन्ड ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब ये हाइड्रोजन ऊपर हो या नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एटम्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि sp2 कार्बन के साथ अटैच हैं। तो ये बात जहन में रहे, जब भी आपने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर असाइन करना है तो उस सूरत में आपने ये देखना है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद 2 डिफरेंट एटम्स। अगर वो आइडेंटिकल एटम्स के साथ अटैच हैं तो वहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर इस केस के अंदर हम देखें तो इस कार्बन के ऊपर तो एक इथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर देखते हैं तो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये चूँकि आइडेंटिकल हैं इस वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज़ तय होगी कि सिस ट्रांस आइसोमर्स के लिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इट मस्ट बी अटैच्ड विद 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। कुछ फीचर देख लेते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर्स कैन नॉट इंटरकन्वर्ट विदाउट प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरे लफ्ज़ों में जो बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी है वो हम प्रोवाइड करेंगे, तभी ये आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिस 2 पेंटीन है तो उसको कन्वर्ट करना है हमने ट्रांस 2 पेंटीन के अंदर, तो वी नीड टू सप्लाई मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, सॉरी जो सनलाइट है उसके ऊपर इसको इरेडिएट करवाना पड़ेगा। फिर एक आइसोमर जो है वो दूसरे आइसोमर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब चूँकि ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इसलिए हम इनको क्या कर, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। So the 2 isomers have different physical properties such as different boiling point होंगे, हम boiling point की बेस पे कर सकते हैं, melting point की बेस पे कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह इनके डाइपोल मोमेंट्स या और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ये कुछ एग्जांपल हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, अब इनके दरमियान कनेक्टिविटी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं है, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट इन स्पेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन स्टिल दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सिस 2 ब्यूटीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 3.7 है, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.9 डिग्री है। सिमिलरली अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें, चूँकि आपको पता है कि ये वेक्टोरल सम होता है जब हम मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, और ये उसके जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन की, ये ज्योमेट्री डिफरेंट होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। सिस के केस के अंदर ये 0.33 डेबाई है, जबकि ट्रांस के केस में चूँकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 0 है। सिमिलरली ये 1,2 डाइक्लोरो ईथीन है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, यानी कि ये 60.3 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इसका 47.5 डिग्री सेल्सियस है। डाइपोल मोमेंट उसी तरह से जो आइसोमर है उसको ज़्यादा है, जबकि ट्रांस में अपोजिट साइड पे होने की वजह से डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डाटा है, ये समझने के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के तौर पर आप इसको कोट कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं और सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स के तौर पे लिए जाते हैं। दीज आर दी रेफरेंस, ये 2 बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर रीडिंग। जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर मटेरियल है वो भी इन्हीं 2 बुक से कंसल्ट करके कोट किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।